आप रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी हैं और आराम से अपने बिस्तर में लेटे ही हैं कि तभी आपका फोन बज उठता है। आपको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है। आप अपने फोन को अपने हाथ में उठाते हैं और उसके पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन को प्रेस करते ही आपको ऐसा लगता है कि मानो सूरज ही आपके फोन स्क्रीन में उतर आया हो। आप अपनी आंखें स्क्विंट करने की कोशिश करते हैं इस तेज लाइट से बचने के लिए। उस समय आपको अपने फोन की स्क्रीन ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ब्राइट चीज लग रही होगी। लेकिन हमारे इस यूनिवर्स का एक्चुअली सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हम ब्राइटनेस को रिलेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे कि हमारी आई से कुछ सेंटीमीटर दूर रखा हुआ 100 वॉट्स का बल्ब हमें सूरज से भी ज्यादा ब्राइट लगेगा। लेकिन अगर सूरज को भी उतनी ही डिस्टेंस पे ला दिया जाए तो वो हमारे लाइट बल्ब से कई ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट होगा। इसे अपेरेंट ब्राइटनेस कहते हैं, क्योंकि यह ब्राइटनेस एक्चुअल ब्राइटनेस नहीं बल्कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसलिए अगर हमें यूनिवर्स की सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हमें अपेरेंट ब्राइटनेस नहीं बल्कि एक ऐसा स्केल चाहिए जिसपे सभी ऑब्जेक्ट्स की ब्राइटनेस हम एक इक्वल डिस्टेंस पे मेजर कर सकें। इसके लिए हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज कर सकते हैं। इस स्केल पे किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस या ल्यूमिनोसिटी एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे मेजर की जाती है। यह डिस्टेंस है 32.6 लाइट ईयर्स या 10 पारसेक्स। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड स्केल एक इनवर्स लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब इस स्केल पे जितनी छोटी वैल्यू उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस, और इस स्केल पे हर 5 का डिफरेंस में ब्राइटनेस 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो जैसे कि अगर कोई स्टार है जिसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 3 है वर्सेस कोई स्टार जिसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 8 है, तो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 3 वाले स्टार की ब्राइटनेस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 8 वाले स्टार से 100 टाइम्स ज्यादा होगी। सन हमें काफी ज्यादा ब्राइट लगता है, लेकिन इस यूनिवर्स की स्केल पे सन की ब्राइटनेस कुछ भी नहीं है। सन का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 4.8 है। अब चलिए अपने इस यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार या सबसे मैसिव स्टार की तरफ चलते हैं। यह है R136A1। यह स्टार हमारे सन से 318 टाइम्स ज्यादा मैसिव है और इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस का -12.6 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टार हमारे सन से 8 to 9 बिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट है। लेकिन यह स्टार भी हमारे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब बड़े स्टार्स जैसे कि ये R136A1 मरते हैं तो वो एक वायलेंट एक्सप्लोजन में अपना सारा मटेरियल रिलीज करते हैं। इन एक्सप्लोजन्स को सुपरनोवा या हाइपरनोवा एक्सप्लोजन्स कहते हैं। इन सुपरनोवा और हाइपरनोवा एक्सप्लोजन्स में बहुत ही ज्यादा एनर्जी और उसी के साथ लाइट भी रिलीज होती है। इन सुपरनोवा और हाइपरनोवा एक्सप्लोजन्स में गामा रेज निकलती हैं और गामा रेज सबसे हाई एनर्जी लाइट पार्टिकल्स होते हैं। इन एक्सप्लोजन्स में 1 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी निकल सकती है कि जितना कि हमारा सन अपने पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं प्रोड्यूस करता। लेकिन ये गामा रे बर्स्ट कुछ सेकंड से मैक्सिमम कुछ मिनट्स तक ही रहती हैं। तो अगर हमें यूनिवर्स का सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो कंटिन्यूअसली काफी लंबे टाइम तक लाइट रिलीज कर सकता है, तो हमें यूनिवर्स के सबसे डार्क ऑब्जेक्ट्स की तरफ रुख करना होगा, ब्लैक होल्स की तरफ। और ब्लैक होल्स में भी हमें सबसे मैसिव और सबसे भयानक ब्लैक होल्स की तरफ देखना होगा। वो ब्लैक होल्स जो हमारे सन से मिलियन से बिलियन टाइम ज्यादा मैसिव होते हैं और गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ब्लैक होल्स आखिर यूनिवर्स की सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? ब्लैक होल्स तो स्पेस को इतना ज्यादा वार्प कर देते हैं कि उनसे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के अंदर एक बार लाइट पहुंच जाए तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर ऐसे ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा होता है कि ब्लैक होल्स खुद तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब ब्लैक होल्स कुछ भी खाते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लाइट और एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई स्टार किसी ब्लैक होल के काफी क्लोज आ जाता है तो ब्लैक होल स्टार का मटेरियल ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ये डस्ट पार्टिकल्स और मटेरियल जो कि स्टार से निकला है वो ब्लैक होल के अराउंड एक अक्रीशन डिस्क फॉर्म करके घूमने लगता है। इस अक्रीशन डिस्क में डस्ट पार्टिकल्स चौंका देने वाली स्पीड से मूव कर रहे होते हैं
और ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स होने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है और हीट प्रोड्यूस होने लगती है। और जैसा कि हमें पता है हीट से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए ये एक्रीडिशन डिस्क फ्रिक्शन की वजह से जगमगा उठती है। ऐसे एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को हम क्वेज़ार्स कहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है सजिटेरियस ए स्टार, वो भी आज से 6 बिलियन साल पहले तक एक क्वेज़ार था, लेकिन अभी वो इनएक्टिव है। इसका मतलब कि अभी वो डस्ट पार्टिकल्स को खा नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिर से एक क्वेज़ार बन जाए और डस्ट पार्टिकल्स को फिर से खाने लगे। क्वेज़ार्स पूरी की पूरी गैलेक्सी जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, उनसे भी 1000 टाइम्स ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। 3C273 वह क्वेज़ार है जिसे हमने सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था और इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड -26.7 है। इसका मतलब यह क्वेज़ार हमारे सन से 4 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट है, 4 ट्रिलियन टाइम्स। और यह क्वेज़ार हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 100 टाइम्स ज्यादा ब्राइट है। क्वेज़ार्स ढेर सारे मैटर को खाते रहते हैं और हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जेट्स को रिलीज करते रहते हैं। यह जेट्स इतनी बड़ी हो सकती हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इनके सामने बौना लगता है। मेजियर 87 के क्वेज़ार की जेट्स इतनी बड़ी हैं कि वह सूरज से प्लूटो तक स्ट्रेच कर सकती हैं और वापस जा सकती हैं 1.5 बिलियन टाइम्स। जब हमारी धरती इन पार्टिकल्स के जेट्स के सीधे लाइन में नहीं होती, तो हम ऐसे गैलेक्सीज को रेडियो गैलेक्सीज कहते हैं। जब हम इन जेट्स के रास्ते में पार्शियली होते हैं तो हम इन्हें क्वेज़ार्स कहते हैं, और जब हम इन जेट्स के रास्ते में पूरी तरह से आते हैं तब हम उन्हें ब्लेज़ार्स कहते हैं। और ऐसे ही एक ब्लेज़ार 3C454.3 ने एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड स्केल पे -31.4 का नंबर रजिस्टर किया था। -31.4। ज्यादातर क्वेज़ार्स हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेज़ार्स यूनिवर्स की स्टार्टिंग में बने थे जब ढेर सारे तारे थे इन ब्लैक होल्स के लिए खाने के लिए। और जैसे जैसे ये तारे खत्म हो गए, खाने के लिए नहीं बचे, तो ब्लैक होल्स इनएक्टिव हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लैक होल्स इतने सारे तारे खाते रहते हैं कि उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी इवेंट होराइजन का साइज बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में हो जाता है। और ऐसे बड़े ब्लैक होल तारों के मटेरियल को खींच के ग्रेविटी से पुल करके खाते नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे तारे को एक ही बार में निगल जाते हैं। और ऐसे ब्लैक होल्स क्वेज़ार्स नहीं होते, क्योंकि उनसे लाइट नहीं निकल रही होती। हमारे यूनिवर्स के सबसे डार्क ऑब्जेक्ट सबसे ब्राइट लाइट के सोर्स हैं। आवर यूनिवर्स इज क्वाइट स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग। So thanks for watching and stay curious.